नमस्कार साथियों। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन महासचिव पद के उम्मीदवार श्री संतोष मिश्रा जी हमारे सामने उपस्थित है। आइए हम इनसे चुनावी मुद्दे पे कुछ बात करते हैं, इनकी सर के विचार और राय जानते हैं। सर पहले तो आप अपने बारे में सर दो शब्द बताएं। मैं संतोष कुमार मिश्रा, प्रत्याशी महासचिव हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। पूर्व में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिशन पद पे आप लोगों के सहयोग और समर्थन से चुनाव जीता था और मैं लगातार 2001 से इस इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसी के साथ अब पुनः आप लोगों के बीच में हूँ, यही मेरा परिचय है। आगे सर जैसे कि आपने बताया कि आप एक बार और कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। सर आपने अपने बारे में काफ़ी जानकारी दी। सर आप क्या सोच करके चुनाव लड़ रहे हैं, किस पर्पज़ पे चुनाव लड़ रहे हैं सर? क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट माना जाता है। कहीं ना कहीं कई अधिवक्ताओं के भविष्य के यहाँ सवाल होती है, कई अधिवक्ताओं का भविष्य जुड़ा रहता है और हाई कोर्ट का भी कहीं ना कहीं एक भविष्य जुड़ा रहता है। तो सर आप क्या सोच करके चुनाव लड़ रहे हैं सर? मैं इस इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2001 में आया। वैसे तो मेरे पिताजी अधिवक्ता थे, चूँकि अधिवक्ता परिवार का हूँ तो अधिवक्ता के दुख दर्द को मैं जब से होश संभाला तब से कहीं ना कहीं मेरे जहन में है और मैं उस बात को फील किया। और जब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया तो उसी समय यहाँ आंदोलन 87 दिन का हुआ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेंच बंटवारे को लेकर के, तो उसमें भी मैंने अग्रणी भूमिका रही। और जब जब कहीं ना कहीं अधिवक्ता हितों को अनदेखा किया गया, मेरे साथ के रहने वाले अधिवक्ता के साथ ज्यादती होने लगी, तमाम विषयों पे उनकी बात सुनी नहीं गई। तमाम जूनियर अधिवक्ताओं, चूँकि हम लोग विजिटर थे, हम लोग आते जाते थे, तो उस दौरान क्या क्या हम लोगों ने फील किया, तो हमें लगा कि हो सकता है कि मैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ करके अपने अधिवक्ता भाइयों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ मैं अपने भाइयों के लिए कर सकता हूँ। जिसके लिए मैं चुनाव 2008 में लड़ा, हार गया, 9 में लड़ा, हार गया, 10 में 600 वोटों से मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिन पद पे जीता। और जो कार्यकाल, चाहे वो साफ़ सफाई को लेकर के हो, चाहे पानी को लेकर के हो, उस समय मैंने आरओ लगवाया कैंटीन से लेकर के कोर्ट नंबर 44, कोर्ट नंबर 21। आपका जो किचन की स्थिति थी, आप अगर 2010 के पहले की स्थिति देखेंगे तो क्या स्थिति थी, और हमने जीत करके उसका बनवाने का काम किया, एक शुद्ध वातावरण देने का काम किया कि हमारे अधिवक्ता भाई बैठ करके मुकदमे की जो है अच्छे ढंग से तैयारी कर सके। हमारे जो जूनियर अधिवक्ता भाई हैं आने के बाद उनको एक स्वच्छ वातावरण मिले, ऐसा हुआ। 1 साल का कार्यकाल बहुत कम होता है, हमने पूरा प्रयास किया था, बहुत सारे हमने इफेक्टिव काम कराया था, जिसकी जानकारी आप लोगों को जो उस समय के अधिवक्ता भाई हैं वो बताएंगे। इसी आगे के क्रम में जो है, जो आप जैसा सवाल करें फिर मैं। सर सबसे बड़ा हमारा अहम सवाल रहेगा सर कि जैसे जो भी नए बच्चे आते हैं अधिवक्ता बनने के लिए हैं, रजिस्ट्रेशन हो करके इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उन्हें कहीं ना कहीं एक अच्छे मार्गदर्शक और एक अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं उन्हें एक अच्छे मार्गदर्शक गुरु की ज़रूरत होती है लेकिन यहाँ कुछ देख रहे हो कुछ ऐसे सीनियर अधिवक्ता हैं जो कि जूनियरों को पा करके कहीं ना कहीं एक मुंशी के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो उनका आप अगर कार्यकारिणी के आप सदस्य बनते हैं चूँकि एक महासचिव पद एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पद होता है तो आप उन बच्चों का कैसे सहयोग करेंगे, अपने उन जूनियरों का किस तरह सहयोग करेंगे सर? मैं सबसे पहले तो उन जूनियरों के लिए मैं यहाँ जो भी सीनियर अधिवक्ता हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग उनको सम्मान दें, जूनियर का सम्मान दें, क्योंकि मैं भी जब आया था तो मैं भी जूनियर था। 2001 में आया तो मुझे महसूस है कि कैसे एक नया अधिवक्ता जब आता है तो उसके साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं की क्या भावना होती है। तो मैं इसकी परस्पर जो संबंध है उसको बनाने का काम करूँगा और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम बना करके आप जूनियर अधिवक्ता, आए हुए जूनियर अधिवक्ताओं का ट्रेनिंग देने का काम करूँगा। और जो उनके आर्थिक सहयोग की भी बात आती है, सबसे बड़ी बात है कि जो अधिवक्ता आता है अगर उसको शुरुआती दौर में कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सहयोग मिले तो निश्चित रूप से वो अधिवक्ता अपना जो वकालत में आगे बढ़ने का काम करेगा। और जो उसकी कमी होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जीतने के बाद जो भी जूनियर अधिवक्ता आएंगे, जैसे ही वो हमारे बार के सदस्य बनेंगे, उनके लिए मैं कुछ न कुछ, एक तो सबसे बड़ी बैठने की व्यवस्था मैं चाहूँगा कि उनको अविलंब जैसे ही आएँ उनको कम से कम एक चेयर और टेबल मिले, और उनको कुछ जो कानूनी राय है उसके लिए मैं एक टीम बनाऊँगा जो भी वरिष्ठ अधिवक्ता होंगे, और निश्चित रूप से उस टीम के माध्यम से जो भी जूनियर अधिवक्ता आएंगे और उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने पाएगी।
क्योंकि सर अभी सर करंट में सर देखने को मिल रहा है सर हाई कोर्ट के अंदर सर एक चैम्बर की समस्या को लेकर के कि नए चैम्बर बन गए हैं, पुराने चैम्बर को डिमोलिश किया जाएगा सर, फिर नए चैम्बर अलॉट किया जाएंगे सर इस पे सर आपका सर क्या राय है? आप कार्यकारिणी में अगर आते हैं तो किस तरह सर नए चैम्बर अलॉट कराएंगे या पुराने चैम्बरों को डिमोलिश होने देंगे कि नहीं होने देंगे? क्या सर अपने विचार को सर चैम्बर अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया होगी बिना हाई कोर्ट बार को कॉन्फिडेंस में लिए नहीं होगा। अधिवक्ता हित को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसी बनेगी वो बिल्कुल अधिवक्ताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, और सबसे बड़ी जो बात है कि चैम्बर अलॉटमेंट की जो फीस की बात हो रही है वो बिल्कुल निःशुल्क होगा, एक पैसे नहीं लिए जाएंगे। रहा सवाल की जो प्रक्रिया होगी बिल्कुल पारदर्शी होगी, बिना भेदभाव का होगा। जो टर्म्स कंडीशन बनाया जाएगा उसकी बिल्कुल स्ट्रिक्टली कंप्लायंस होगा। और अगर हमारे कुछ अधिवक्ता भाई इसके बावजूद भी उनको चैम्बर नहीं मिल पाता है तो उसमें जो हाल बने हुए हैं उसमें सीटिंग अरेंजमेंट का काम करूंगा कि ताकि हमारे सभी जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनको भी बैठने की एक समुचित व्यवस्था हो जाए। क्योंकि मैं शुरू से अधिवक्ताओं के बैठने को लेकर के मैं लड़ाई लड़ता आया हूं, इसलिए मैं आपको विश्वास दिला दूं जीतने के बाद ये जो हमारी सपना है कि प्रत्येक अधिवक्ता को एक अपना न चैम्बर मिले तो कम से कम एक सीट मिल जाए जिससे वो अपने मुकदमे को तैयार कर सके। तो मेरा अपना मानना है कि अगर चैम्बर डिमोलिशन की जहाँ तक बात है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हमारे चैम्बर्स से अगर हमारी जो अधिवक्ता हैं उनको अगर वहाँ समुचित व्यवस्था नहीं बन पाती है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो पुराने चैम्बर्स हैं उसको गिरने नहीं दूंगा तब तक जब तक कि हमारे सभी अधिवक्ताओं की बैठने की व्यवस्था नहीं हो जाती है। अगर उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते हैं तो मैं पुराने चैम्बर्स को गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि फिर हमारे अधिवक्ता रह जाएंगे उसी पुराने चैम्बर में बैठेंगे। सर एनरोलमेंट को लेकर के बात होती है, रजिस्ट्रेशन को लेकर के बात होती है। जब नए नए बच्चे आते हैं रजिस्ट्रेशन कराते हैं अधिवक्ता बनने के लिए तो रेजिडेंस के नाम पे 8,000 फीस लिया जाता है, परमानेंट के नाम पे 25,000 लिया जाता है, और जैसे ही चुनाव आता है फिर वहाँ उस शुल्क में सर वृद्धि ना हो करके शुल्क को घटा दिया जाता है। तो सर चुनाव आते ही शुल्क को घटा दिया जाता है, फिर बढ़ा दिया जाता है, और बच्चे जबकि नए नए आते हैं वह इतने पैसे को देने के लिए उनके अंदर काबिलियत नहीं रहती, योग्यता नहीं रहती है, कहीं ना कहीं वो बहुत कठिनाइयों को झेलते हैं। सर अगर आप कार्यकारिणी में आते हैं, आप महासचिव के पद पे अगर विजयी होते हैं तो आप उन बच्चों का या उन नए अधिवक्ताओं का किस तरह सर सहयोग करेंगे और मदद करेंगे? सर बिल्कुल बहुत ही गलत हुआ है जो फीस वृद्धि की गई है, चाहे वो सदस्यता शुल्क हो, मंथली सब्सक्रिप्शन जो था 50 रुपये से 100 कर दिया गया है, 7600 जो लाइफ मेंबरशिप है उसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है, जो नए अधिवक्ताओं को पहले 3200 या 3,000 के लगभग शुल्क था उसे करीब 8,000 कर दिया गया है। यह बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, बिना रूल्स में अमेंडमेंट को किया गया है। यह कहीं से जो है यह प्रस्ताव जो पारित करके किया गया इसका मैं विरोध करता हूं, और मैं चुनाव जीतने के बाद जैसे महासचिव बनूंगा पहली मीटिंग में इस प्रस्ताव को निरस्त करने का काम करूंगा। जो बाइलाज में शुल्क निर्धारित है वही शुल्क लिया जाएगा। अगर फीस बढ़ाने की जहां तक बात है उसकी जो प्रक्रिया है, अगर लगता है कि चूंकि समय समय पे अगर वकीलों के वेलफेयर को लेकर के अगर फीस वृद्धि करनी है तो उसकी जो प्रक्रिया है उसको आपको फॉलो करना चाहिए, एक रीजनेबल बढ़ाना चाहिए। आपने सीधे 7600 से 25,000, 50 से 100, 3200 से आपने जो है 8,000 कर दिया है। इसके बारे में मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूं कि जीतने के बाद यह बढ़ी हुई फीस वृद्धि वापस हो जाएगी और जो बाइलाज में निर्धारित शुल्क है वही लिया जाएगा। सर देखने को मिलता है सर जो नए नए विधि छात्र होते हैं सर, जैसे उनका 1 सेमेस्टर या 1 साल हो जाता है तो सर वो कहीं ना कहीं कोर्ट विजिट करना है एक इंटर्नशिप के पर्पस से जो है वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। आज तक तो सर बहुत सी एजेंसियां चलती हैं जिसमें से एक ऑल ओवर इंडिया का तीसरे स्थान पे है विधि एकता संघ, जो है एक प्लेटफॉर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी और कई अन्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी देता है। तो सर अगर आप आते हैं तो ये नए विधि छात्रों के लिए इंटर्नशिप के पर्पज पे सर किस तरह आप सहयोग करेंगे सर, और किस तरह से उन बच्चों का मदद करेंगे? सर बिल्कुल, एज ए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव के होने के नाते मैं जो भी इंटर्नशिप की व्यवस्था होगी बिल्कुल मेरे द्वारा प्रस्ताव पारित करके वरिष्ठ अधिवक्ताओं से अनुरोध करके उस इंटर्नशिप में जो भी आप मदद हाई कोर्ट बार से चाहेंगे वो मिलेगा। आपको कोई असुविधा नहीं होगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। इंटर्नशिप लेने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, उसके सीधे आप हमसे बताएंगे और बार आपकी मदद करेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। सर आए दिन देखने को मिलता है सर अधिवक्ताओं के साथ शोषण जो होता है सर, आए चौराहे पे किसी अधिवक्ता की हत्या कर दी जाती है, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है, ना ही तो सरकार कोई मदद करती है ना ही तो कोर्ट से उनको कोई संरक्षण प्राप्त होता है। सर कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के साथ सर बहुत ही सर गलत होता है और एक
अपने आप में सर एक बहुत बड़ी बात है सर। ये तो सर आप किस तरह सर, अगर आप कार्यकारिणी के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, तो आप सर इसको किस तरह सर मदद करेंगे? अपने अध्यक्ष से, अपने न्यायालय के जजों से बात करके सर किस तरह मदद करेंगे? मान सम्मान से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो कोर्ट परिसर हो चाहे बाहर हो। थाने से लेकर के न्यायालय के अंदर तक की मैं बात करता हूँ, चाहे जो है जुडिशरी से तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो, मैं उसको कतई बर्दाश्त नहीं है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर मैं महासचिव बनता हूं तो मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे थाना से लेकर के कहीं भी हो। तो मेरा मानना है कि अधिवक्ता का सम्मान पहले है, बिना अधिवक्ता के सम्मान अगर नहीं है तो किसी के साथ हम लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और आपकी मान सम्मान से खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, मान सम्मान ऊंचा ही करूंगा। और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो पुरानी गरिमा थी, जो आए दिन गिरती चली जा रही है, उसको वापस लाने का काम करूंगा। सर पूरे सर देश में सर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की सर मांग चल रही है सर। अगर आप सर कार्यकारिणी के मेंबर बनते हैं तो सर किस तरह इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को सर लागू करवाएंगे? और सर जो है कि क्या किस तरह लागू करवाएंगे सर? इसको कोई बिल ला करके कि अपने अध्यक्ष से बात करके किस तरह सर इसको बिल को सर लाएंगे सर? सब एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की पहली बार 2018 में उस समय के उपाध्यक्ष रहे श्री राम पांडे जी ने यह प्रस्ताव उठाया था, जिसमें उनके नेतृत्व में कमेटी गठित हुई थी और उत्तर प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन को हाईकोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में बैठक हुई थी। उसमें प्रस्ताव पारित हुआ था और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की गई थी। अगर मैं महासचिव बनता हूं तो उस प्रस्ताव के बिहाफ पे आगे बढ़ाने का काम करूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ करके आपके इस एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराने का काम करूंगा। सर वादे तो सर हर कोई करता है, चुनाव तो हर कोई लड़ता है सर, तो वादे तो हर कोई करता है सर, लेकिन पूरा तो कोई कोई करता है सर। लेकिन आप अगर आने के बाद सर पद पे सर क्या इन सब सारे वादों पे सर खड़े उतरेंगे और पूरा करेंगे? बिल्कुल, चूँकि मैं जो करता हूँ वही कहता हूँ। बहुत मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि जो बोलता हूँ, ये मेरा प्रयास होता है कि मैं जो कहूँ उसे करके दिखाऊँ। ऐसा ना हो कि आपसे वादा करके जाऊँ और कल को आप हमारे सामने खड़े हो जाए कि आपने ये वादा किया, ये नहीं किया। हम 1 साल का कार्यकाल हमारा रहा है, आप लोगों ने देखा है। और उसके अलावा मैं पद पे रहूँ न रहूँ, मैं पूरे वर्ष अगर हाई कोर्ट खुला है तो 10 से 4 कॉरिडोर में रहता हूँ, डायस पे रहता हूँ। एज ए वकील भी मैं अपना काम करता हूँ, एज ए वकील नेता के रूप में भी काम करता हूँ। तो मेरा मानना है कि जो वकील होगा, वकील के साथ साथ नेता होगा, जो बोलने की हिम्मत रखता होगा, जो डायस पे रख करके आपकी अधिवक्ता हितों की बात करता है, उसे आप चुनाव जिताएंगे। तो आजकल जो परेशानी जो अभी आपने कहा, कहीं न कहीं पिछले विगत कई वर्षों से जो चुनाव हो रहा है, उसमें जो लोग चुनाव जीत रहे हैं, कहीं न कहीं जीतने के पहले या चुनाव लड़ने के पहले अधिवक्ता हित की लड़ाई में कहीं नज़र नहीं आते हैं, किसी भी आंदोलन में नज़र नहीं आते हैं। इसलिए वो चुनाव जीतने के बाद कहीं न कहीं उसमें उनकी फेल्योर हो जाता है और आप सभी लोग साल भर इस बात से पछताते हैं कि मेरा चयन गलत हो गया। तो मैं बार बार यही निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो पूर्व में भी ऐसा न हो कि केवल चुनाव लड़ते समय नेता बना हो, पहले भी वो आपकी लड़ाई लड़ा हो, अधिवक्ता हित की लड़ाई लड़ा हो, बार के आंदोलनों में आपका सहयोग किया हो, कंधा से कंधा मिला के चला हो। अगर उस व्यक्ति को चुनाव जिताएंगे, एक तरफ आम अधिवक्ता चुनाव लड़ता है, एक तरफ बहुत सारे धन बल के बल पे आते हैं और चुनाव जीत करके वादे बड़े बड़े करके चले जाते हैं, जिससे आप लोग ये जो बात प्रश्न आ रहा है कि क्या आप वादे को पूरा करेंगे, निश्चित रूप से अपने बीच के व्यक्ति को जिताएंगे जो आपके सुख दुख में रहता है, साल भर आपकी बातों को उठाता रहता है, आपकी समस्याओं से रूबरू है। तो वो जीतने के बाद भी जरूर, मैं तो अपना विश्वास है, हमारा अपना विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति को जिताएंगे तो जीतने के बाद वादा से मुकरेगा नहीं। और उसी में का मैं भी हूँ कि जो वादा किया हूँ उसको निभाने का काम करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता संघ। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। सर आपने सर काफ़ी कुछ जानकारी दिया सर, आपसे मिलकर सर बहुत अच्छा लगा सर। और आपको सर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सर इस पद पे आप सर चुनाव लड़ रहे हैं महासचिव पद का सर, आप सर विजयी हो सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर, बहुत बहुत।